हेलो अल्फा मेंबर्स। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ बीएससी लिमिटेड के बारे में। देखिएगा, बीएससी लिमिटेड जो है इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 के अंदर जो है इसकी जो है रचना की गई थी। और ये जो एक्सचेंज है ये इंडिया के सबसे पुराने एक्सचेंज में से तो है ही, किसी भी तरीके के एक्सचेंज के अंदर। अब ये जो कंपनी है ये वास्तव में लिस्टेड कंपनी है, और लिस्टेड कंपनी होने की वजह से इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन से अगर हम उसकी बात करें तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको 2344 जो है करोड़ पे नज़र आएगी। तो ये जो 2344 करोड़ जो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये आप ये समझ लीजिएगा जो इसका आईपीओ प्राइस था उससे लगभग आधी है। तो करीबन 4-5 साल पहले इसका जो आईपीओ आया था उस आईपीओ प्राइस से आधी कीमत के ऊपर ये शेयर जो है भी मिल रहा है। अगर स्टॉक की पी रेशो की बात करें तो 20.86 है, देखने में काफ़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर आप इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल देखेंगे तो 4.63 बहुत ही कम नज़र आपको आएगी। बुक वैल्यू 538। तो आप देखिएगा अपनी बुक वैल्यू से भी जो है नीचे की वैल्यूएशन पर ये इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज आपको बाजार में मिल रहा है। और सबसे खास बात ये कि जो सेविंग बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये डिविडेंड के रूप में आपको दे रहा है। हालांकि इस बिज़नेस के अंदर जो है ग्रोथ काफ़ी कम रही, और उसका रीज़न ये है कि ये जो बीएससी का जो बिज़नेस है वो डिफरेंट तरीके से आता है। सब्सिडरी कंपनीज़ के माध्यम से, इनकी वेबसाइट पर ऐड के माध्यम से, सीडीएसएल से जो इनकी इनकम आती है, इनके क्लियरिंग कॉरपोरेशन से जो इनकम आती है, एक्सचेंजेस से आती हैं। गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी के अंदर जो है इन्होंने काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है एक एक्सचेंज के अंदर। हालांकि भी वहाँ से रेवेन्यू अच्छे से जनरेट नहीं हो रहे हैं, और वो जो बिज़नेस है वहाँ पर इनकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, उससे काफ़ी जो है फ्यूचर में उम्मीदें जो है बनी हुई है। ये शेयर देखिएगा जब आईपीओ आया था तो करीबन 35 की पी रेशो पर जो है ट्रेड करता था, और ऐसा भी समय आया जब इन्होंने सीडीएसएल के आईपीओ में पैसा इकट्ठा किया तो इनको एक काफ़ी अच्छी इनकम आई थी, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम आई थी इनके पास। तो उस इनकम से जो इनके प्रॉफिट्स काफ़ी बढ़ गए थे, तो उस समय पर जो है क्योंकि ईपीएस ज़्यादा थी तो पी रेशो जो है नीचे की तरफ जो है आ गई थी, क्योंकि वो प्रॉफिट्स को तो बढ़ा रही थी लेकिन वो हमेशा आने वाली नहीं थी। इसलिए उस पीरियड के दौरान जो है 17-18 के दौरान जो एक साल जो ये शेयर है ये 10 से भी नीचे की पी पर जो है रहा। जनरली ये शेयर्स जो है 18 से लेके 10 की पी रेशो के बीच में ट्रेड करता है, 18 से और 10 की पी के बीच में। और ये उस पीरियड के दौरान किया जहाँ पर कि स्मॉल कैप और मिड कैप जिस सेगमेंट से ये रिलेट करता है वहाँ पर काफ़ी पेन था, और उस सेक्टर के अंदर लोगों का रुझान भी नहीं था। अब ये जो शेयर है ये अगर अब बात करें तो ये 20 के पी रेशो पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। इसका जो पूरा बिजनेस है, जो अगर मैं आपको रेवेन्यू की बात करूं तो जब स्मॉल कैप या मिड कैप के शेयर्स बाजार में चलते हैं तो इनका बिजनेस बढ़ता है, और इनका बिजनेस तब बढ़ता है जब लार्ज कैप नहीं चल रहा हो, यानी कि स्मॉल कैप या मिड कैप। क्योंकि इनकी जो कंपनियां हैं स्मॉल और मिड कैप की वो बीएससी में लिस्टेड हैं, बहुत सारी कंपनियां जो एनएससी में लिस्टेड नहीं है, तो उनके ऊपर भी जो है रुझान तभी आता है जबकि जो है स्मॉल कैप या मिड कैप में रैली चल रही हो। तो जब भी स्मॉल कैप या मिड कैप अच्छा परफॉर्म करेंगी तो इनकी जो ब्रोकरेज इनकम है वो काफ़ी बेहतरीन आती है, और वहाँ से इनको काफ़ी अच्छे ग्रोथ की जो है संभावना रहती है। तो एक स्टेबल इनकम जो है भी आपके पास देखने के लिए मिलेगी इनके प्रॉफिट्स के अंदर। तो कोई बहुत बड़ी ग्रोथ जो है इनके बिजनेस में नहीं है, और उसका मेन रीज़न ये कि जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है दूसरे एक्सचेंजेस के अंदर, जो डिफरेंट टाइप्स के इनके एक्सचेंजेस हैं क्लियरिंग कॉरपोरेशन के अंदर, वहाँ से भी ये रेवेन्यू काफ़ी अच्छे मात्रा में जनरेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से भी डीमैट अकाउंट खुले हैं तो आप ये समझिएगा पिछले क्वार्टर में भी इनके रेवेन्यूज़ में अच्छी तेज़ी थी, और जो एक्सचेंजेस में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ से भी आप देखेंगे कि आने वाले समय के अंदर जो है हमें उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी अर्निंग्स आएंगी, क्योंकि ये करेंसी डेरिवेटिव्स के अंदर और जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स है उसके अंदर भी जो है इनको आगे चल के जो है रेवेन्यू बढ़ने की जो है हमें उम्मीद है, तो करेंसी से भी और कमोडिटी से भी। सबसे खास बात यह कि कंपनी की बैलेंस शीट में डेट है ही नहीं, डेट फ्री कंपनी है, और आज के समय पर मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जो डेट फ्री है। पैसा कैसे कमाती है? अपने आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से इनकम आती है। तो बहुत बड़ा स्टाफ भी नहीं है इनके पास, बहुत बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी नहीं है इनको, तो इसका मतलब है असेट्स लाइट मॉडल पे ये काम करती है। शेयर अपनी बुक वैल्यू से नीचे मिल रहा है। रेपुटेड जो है बिजनेस है, यानी कि बीएससी का जो बिजनेस है उसमें आप देखिएगा ओनरशिप भी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास भी, एलआईसी के पास भी है, कोई प्रमोटर होल्डिंग डायरेक्टली नहीं है किसी की भी। डिविडेंड जो है अपनी अर्निंग का बहुत मोटा पैसा यानी कि 50% से ऊपर जो है डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते रहे हैं। कंपनी ने पीछे बायबैक भी जो है किया था।
कंपनी की पिछले 5 साल में ग्रोथ नहीं आई है। देखिएगा, अब ये ग्रोथ नहीं आने की वजह से ही आपको शेयर यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से अभी दोबारा से रुझान बना है और जो इनकी पास्ट की इन्वेस्टमेंट्स हैं इनमें रिटर्न्स आएंगे। इनको टैक्स रेट जो है लो है, क्योंकि इनको बहुत जगह पर बहुत सारी जो नई इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पर इनको जो टैक्स है वो लोअर रेट से जो है लगता है। अब यहाँ देखेंगे द सम बिजनेस आर प्रोवाइडेड टैक्स बेनिफिट टू एनकरेज देयर डेवलपमेंट्स। तो उनकी डेवलपमेंट्स के लिए जो इनको टैक्स बेनिफिट्स भी हैं, जो न्यू इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है, जो जनरली गिफ्ट सिटी के अंदर जो इनकी इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर लो रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.83। तो आप देखिएगा अगर 11.83 की रिटर्न ऑन इक्विटी है तो ये बुक वैल्यू पर निकलती है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 12% की जो रिटर्न है आज के माहौल में कंपाउंडेड देने का दम रखता है और उसके अंदर से भी आपको डिविडेंड मिल जाता है। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ हैं इनके पास, लेकिन वो कोई जो है ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, इस तरीके के बिजनेस में वो रहती हैं। अर्निंग्स के अंदर अदर इनकम्स जो हैं वो काफ़ी पोर्शन है, क्योंकि बहुत सारी जो सब्सिडरीज और एसोसिएट से पैसे आते हैं इनके पास, तो अदर इनकम्स का जो है फिगर काफ़ी अच्छा रहता है। और डेटर्स से जो कलेक्शन है, क्योंकि जनरली ब्रोकर्स हैं या जो बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो डायरेक्टली इनके प्लेटफॉर्म से जो है शेयर सेल या परचेज करते हैं, तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इन्होंने एक अलग कंपनी बना रखी है, तो वहाँ से अर्निंग आती है। अब देखिएगा सेल्स के फिगर में अगर आप देखेंगे पूरा, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर आपको ये बात समझ में आएगी कि कहीं पर भी आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको 150 करोड़ से नीचे जो है इनकम नज़र नहीं आएगी, एक्सेप्ट दिसंबर 2019 के अंदर। तो 143 करोड़ थी यहाँ पे, अब हर हाल में जो है 150 करोड़ के जो है रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और यहाँ पर जो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं ये देखिएगा, 17 के अंदर जून 17 में 61 थे, 80 थे, 76 थे, 80 थे, 56 थे। ये धीरे धीरे घटते जा रहे हैं और ये इसका मेन रीज़न है कि ब्रोकरेज बिजनेस में जो है रिटर्न्स कम होती जा रही हैं। लेकिन इनके पास जो उसके अलावा जो एक दूसरी इनकम का कंपोनेंट है वो है अदर इनकम का कंपोनेंट। तो देखिएगा अदर इनकम का जो फिगर है वो करीबन 10 करोड़ से ऊपर होता है और कुछ क्वार्टर्स में जो है आप देखिएगा दिसंबर क्वार्टर में 42 करोड़ है। तो इस तरीके से बीच बीच में जो है इनके पास मिसलेनियस इनकम्स आती रहती हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत है इनके पोर्टफोलियो में। जब आप इनकी बैलेंस शीट को देखेंगे तो CDSL के अंदर इनकी 20% की हिस्सेदारी है, उसकी वजह से ही जो इनकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। बिजनेस बहुत स्मूथ नहीं है, मैं अभी आपको बताऊं, क्योंकि कंपटीशन है NSE से। लेकिन इसमें ट्रिगर पॉइंट क्या है? ट्रिगर पॉइंट ये है कि जब NSE की लिस्टिंग होगी तो NSE की लिस्टिंग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे तो होगी नहीं, और NSE की जब लिस्टिंग होगी, आप ये ध्यान रखिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो उसकी लिस्टिंग BSE के ऊपर होगी। और NSE का जो शेयर जब भी आएगा या इवन LIC का शेयर भी जब आएगा, वो हमें दोनों शेयर्स सेंसेक्स के पार्ट होंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो NSE के शेयर में जो ट्रेडिंग होगी वो इसके प्लेटफॉर्म के थ्रू हुआ करेगी। तो वहाँ से काफ़ी अच्छा वॉल्यूम जो है इनके पास आएगा। इन्होंने पीछे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी स्टार्ट की थी, लेकिन उसमें जो है इनको सफलता हासिल नहीं हुई। हालांकि कंपनी जो है नए नए इनोवेशंस जो है करती रही है। लेकिन अगर आप इनके मार्जिन्स की बात करेंगे, ऑपरेटिंग मार्जिन्स मार्च 2020 के अंदर जो इनके घट गए थे, और उसमें आपको भी पता है कि पेन जो था, मार्केट एकदम नीचे की तरफ गिरते हैं तो इनके वॉल्यूम्स भी घट जाते हैं, मार्जिन्स भी घट जाते हैं। और नॉर्मली ये जो मार्जिन्स हैं अगर आप इनके देखेंगे तो इनके मार्जिन 20% से जो है ऊपर रहते हैं नॉर्मली। अगर ये पिछले 2 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे मंदी थी। अब टैक्स के जो रेट्स हैं इफेक्टिवली भी इनको जो टैक्स का रेट है वो 10 से 15% के बीच में पड़ता है, तो टैक्स के रेट भी इफेक्टिवली कम आते हैं। और मार्च क्वार्टर में तो देखिए इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया था। तो नॉर्मली इनकी जो EPS आती है उस पर फोकस करिएगा आप, क्योंकि ये सारा बिजनेस कैश रिच है। कैश रिच बिजनेस है तो इसलिए रेवेन्यू जो ऊपर है वो आपको कम ही नजर आएंगे, कभी बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे ज़्यादा। अब EPS देखिएगा, हर क्वार्टर में 9 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 9 रुपये, 9 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये, 11 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये। आप एवरेजली निकालेंगे, एक क्वार्टर की EPS है 10, 4 की आ गई 40, तो आपको 40 रुपये की EPS जो आ रही है वो कैश में आ रही है। और इनके अंदर जो कैश EPS है उसका बहुत बड़ा जो है रोल है, इंटरेस्ट की फिगर है नहीं। अब ऐसी कंपनियों के अंदर आप कहोगे कि सर ये P वैल्यूशंस तो इसकी कंफर्टेबल नहीं है। मैं आपको यही बात जो है समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। भारतीय इंफ्राटेल, भारतीय एयरटेल, अगर आप इन कंपनीज को देखेंगे तो भारतीय ग्रुप की कंपनीज है, उसमें भारतीय एयरटेल की जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग कंपनी है। अब वो लॉस मेकिंग कंपनी भी जो उसको वैल्यूशंस मिलती है मार्केट कैप वो बहुत ज़बरदस्त मिलती है। उसको अगर लॉस के अंदर जो वैल्यूशंस है वो 500 रुपये से ऊपर वो शेयर ट्रेड करता है,
तो आप समझिएगा उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पे प्लेयर्स नहीं है। तो यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर प्लेयर्स नहीं है। अगर इक्विटी के अंदर बात करेंगे तो केवल 2 ही प्लेयर्स हैं, एनएससी वो लिस्टेड नहीं है और ये बीएससी। तो जब ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पर कि कोई दूसरा प्लेयर नहीं होता है तो वहाँ पे वैल्यूशंस ऊपर की तरफ जो है देखने के लिए मिलते हैं। और जैसे जैसे इंडिया की जो है पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, इनके अंदर जो रुझान है और जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बिजनेस जो है ब्रोकरेज का आ गया है, तो आगे फ्यूचर में चल के हमें लग रहा है कि इनके रेवेन्यूज़ भी और प्रॉफिट्स भी आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। और देखिएगा, मैं तो फिर यही कह रहा हूँ आपको कि डिविडेंड मोस्टली 50% जो पैसा है डिविडेंड के रूप में बांट देते हैं। अगर हम यहाँ पे इनकी बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट को ध्यान से देखिएगा, इक्विटी बहुत ही छोटी है, 9 करोड़ की इक्विटी है। 9 करोड़ की इक्विटी, छोटी सी इक्विटी है, यानी कि जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो बहुत कम है। तो कभी भी ऑपरेटर इस शेयर्स को कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहाँ छोटी इक्विटी है अगर वहाँ पर एक बार बाइंग आनी शुरू होती है तो शेयर जो है 50, 60, 70 की पी पर भी जो है ट्रेड करने लग जाते हैं, ऐसे बिजनेस में जहाँ पर कि दूसरा कंपटीशन नहीं है। अब कंपटीशन केवल एनएससी के साथ है, तो यहाँ पर आप देखिएगा इनके सेगमेंट के अंदर ये केवल 2 ही प्लेयर हैं। तो इस बिज़नेस के अंदर सबसे खास बात यही है। और दूसरा है कि 2416 जो है इनका रिजर्व्स है, तो जो मार्केट कैप है वो तो इन्हीं दोनों का टोटल है। और अभी जब मैं फर्दर एनालिसिस करूँगा तो आपको पाओगे भी कि क्या है। तो ये जो बिज़नेस है इसके अंदर ये सब देखिएगा रिजर्व्स के अंदर। अब इसकी जब बैलेंस शीट में आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे और कैश की फिगर देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में। ये है इनकी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर जो कंपनी के एमडी और सीईओ है वो आशीष कुमार चौहान जी है, जो आईआईटी की जो है इंजीनियर हैं, और साथ में ये एमबीए की जो है डिग्री भी इनके पास है, काफ़ी एक्सपीरियंस है। इसी तरीके से जो बाकी गवर्नमेंट के नॉमिनीज़ हैं या पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो है डायरेक्टर्स इन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं, जिससे कि पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पर इनकी होल्डिंग है, उसमें देखिएगा मैं आपको केवल CDSL की बात बताऊँगा जहाँ पर इनकी 20% हिस्सेदारी है। और CDSL की अगर मार्केट कैप की बात करें उसमें अगर इनका हिस्सा लगाएं तो 900 करोड़ रुपए तो इनकी CDSL के अंदर ही वैल्यू है। और ये कंपनी कुल 2500 करोड़ में, अगर 2500 करोड़ में से अगर आप बात करें तो 900 करोड़ रुपए की जो वैल्यू है वो तो CDSL के बिजनेस की है। तो आप ये समझिएगा ये कंपनी कुल कितने की होगी, 1600 करोड़। अगर CDSL के बिजनेस के अगर इन्वेस्टमेंट भी बेच दे तो 900 करोड़ रुपए तो इनके पास वहीं से आ सकते हैं। उसके बाद देखिएगा ये रेमुनरेशन है, तो आपको ना रेमुनरेशन ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ये जो ऑफिसर्स हैं मोस्टली इनकी जो सबकी जो सैलरीज हैं वो लाखों के अंदर है महीने की। तो 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख इस तरीके की जो है सैलरीज हैं इनके। तो ये जो है इन कंपनी की जो सब्सिडरी बिजनेस है, कोई क्लियरिंग बिजनेस में है, कोई IT बिजनेस इसके अंदर है, कोई BSC के मेन प्लेटफॉर्म में, तो इस तरीके से जो आपको सैलरी है ये हो सकता है देखने में ज़्यादा लगे, लेकिन क्योंकि ये ऑफिसर्स वाली जॉब है इन कंपनीज़ में, तो यहाँ पे जो सैलरी है, बाकी जो स्टाफ है वो उसको बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती और वो स्टाफ भी बहुत कम है। तो अल्टीमेटली ये जो बड़े ऑफिसर्स हैं इन्हीं के हाथों में जो है मोस्टली सैलरी चली जाती है। तो अब जो सैलरी की फिगर है वो काफ़ी बढ़ी है। अब इनके पास जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है, तो अभी इनका पढ़ाने वाला जो बिज़नेस है, तो जो आज की डेट में एफिलेटेड कोर्सेज़ हैं उसके अंदर भी इन्होंने जो है BSC इंस्टीट्यूट है जिसमें 100% ओनरशिप है इनके पास, BSC इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है जिसके अंदर इनकी 100% ओनरशिप है, और इसी तरीके से इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, देखिएगा ये एक टर्निंग पॉइंट होगा जब ये जो गिफ्ट सिटी के अंदर जो है गांधीनगर के अंदर ये टर्निंग पॉइंट है, ये एक बहुत बड़े रेवेन्यू जो है जनरेट करके दे सकता है, जहाँ पे 92.29% हिस्सेदारी इनके पास है। इसी तरीके से इनके पास इनका क्लियरिंग कॉरपोरेशन का बिजनेस भी इनके पास है, इंडिया की जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं तो इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन। और अभी देखिएगा ये ऐसी बातें चल रही हैं बाजार के अंदर कि सेबी सीधा सीधा एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड जो है अलाउ कर सकता है। और अगर देखिएगा वो हो गया, जिसकी मार्केट में बहुत सारी खबरें हैं, अभी तो वो रूमर्स ही हैं, लेकिन कहीं पर जो है इसमें अगर कुछ भी टर्न अराउंड हो गया और एक्सचेंजेस के थ्रू, तो आपको ये जो शेयर है ये आपको मल्टीफोल्ड होता हुआ नज़र आएगा अगर वो हो गया तो, क्योंकि जो रिटर्न्स हैं फिर वो आपको प्रॉफिट्स देखिएगा, प्रॉफिट्स ही 4 या 5 टाइम्स होते हुए आपको नज़र आएंगे। दूसरी बात आपको पता है कि जो इनकी सब्सिडरी, तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो एसोसिएट से 20% के साथ CDSL का बिजनेस भी जो है बढ़ने जा रहा है, क्योंकि जो प्लेज और डी प्लेज की वजह से, तो मैंने उस शेयर्स के बारे में भी आपको बात की थी। हालांकि वो शेयर्स जो है इसके मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा तेज गति से आज की परिस्थिति में अर्निंग उसमें बढ़ती हुई नजर आएगी। उसके बाद देखिएगा जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं, तो 5.6% होल्डिंग LIC के पास है, डाइशे जो बैंक है उसकी एक आर्म है, उसके पास 4.41% होल्डिंग है, SBI के पास 2.39 है, सिद्धार्थ बालचंद्रन के पास 1.99 है, MSLP जो लिमिटेड है
उसके पास 1.33 है। तो मेजरली जो है ये SBI और LIC जो हैं वो मेजर शेयर होल्डर हैं, और कुछ और फंड्स भी हैं जिनके पास इसके अंदर होल्डिंग है। उसके बाद देखिएगा इनकी ये जो सब्सिडरीज हैं वहाँ पे इनकी होल्डिंग कितनी है। इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के अंदर 100% है। मार्केट प्लेस टेक्नोलॉजी कंपनी, देखिए जिस टेक्नोलॉजी के साथ ये काम करते हैं वहाँ पर इनकी 100% होल्ड। इंस्टीट्यूट वाला जो बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट है, CSR की कोई हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, और इंडिया इंटरनेशनल फाइनेंस ये 92.29 है। तो ये जो सब्सिडरीज हैं ये जो है आगे चल के जो है इनके अंदर एक अच्छी वेल्थ जो है क्रिएट होके जो है इन्वेस्टर को मिल सकती है। उसके बाद देखिएगा CDSL के हिस्से में बता चुका हूँ मैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है ये CDSL के अंदर देखिएगा ये 209 जो शेयर्स हैं, 209 करोड़ शेयर्स, तो इनकी वैल्यू देखिएगा बैलेंस शीट में पिछले साल जो, क्योंकि रिजर्व सरप्लस की फिगर की बात कर रहा हूँ, 352 पर लिखी हुई है, जबकि आज की डेट में 900 करोड़ है। तो आप देखिएगा अगर इस बैलेंस शीट को आज की डेट में कन्वर्ट करें तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस में करीबन 550 करोड़ रुपए और ज़्यादा दिखते हैं। जो मैंने अभी रिजर्व सरप्लस की फिगर आपको दिखाई उसमें 550 करोड़ रुपए आपको और वैल्यू जो है नजर आएगी अगर मार्केट में CDSL के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालें तो ये देखिएगा यहाँ पर एक ये जो प्रॉफिट है CDSL की वैल्यू, और जैसे जैसे CDSL की वैल्यू बढ़ेगी इसके शेयर्स में भी जो है वैल्यू आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि CDSL की जो 20% ओनरशिप है वो इनके पास है। अब देखिएगा कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये तो इन्वेस्टमेंट की बात की। अब देखिएगा कैश कितना है, ये देखिएगा बैलेंस शीट में करंट अकाउंट में, ठीक है जी, जो इनका पैसा पड़ा हुआ है कितना है 728 करोड़। 728 करोड़ रुपए ये कैश में पड़ा हुआ है। मतलब आप ये समझिएगा 728 करोड़ रुपए तो ये कैश पड़ा हुआ है इनके पास, और 900 करोड़ रुपए CDSL में, तो 1628 करोड़ का तो बिजनेस ऐसी कैश में इनके पास तुरंत, और जो असेट्स को के साथ जो है लाइबिलिटीज़ तो हैं ही खड़ी हुई। तो आप ये देखिएगा 1628 का मतलब लिक्विड चीज़ है, डेट इनको चाहिए नहीं। तो ये जो कैश रिच बिजनेस है अभी 1628 से अगर शेयर प्राइस नीचे रहेगा, आप ध्यान रखिएगा, अगर शेयर प्राइस यहीं पड़ता रहेगा कंपनी फिर दोबारा से बायबैक कर लेगी। ये ध्यान रखना, क्योंकि इतना कैश है इनके पास कि अगर इसके शेयर के प्राइस को आपने ऊपर नहीं उठाया तो मैनेजमेंट हर साल बायबैक करती नजर आएगी, क्योंकि 1 साल का टाइम पीरियड चाहिए बायबैक में, एक बायबैक से दूसरे बायबैक में 1 ईयर का गैप चाहिए। तो ये देखिएगा अगर इस साल शेयर नहीं चलेगा तो आपको दोबारा से बायबैक नजर आ सकता है। तो ये कंपनी की पहले इक्विटी बड़ी छोटी है और बायबैक होते रहेंगे, तो आप समझिएगा कि कुछ चुनिंदा लोगों के पास इसके शेयर्स रह जाएंगे, और जब चुनिंदा लोगों के पास इसके शेयर्स रह जाएंगे तो शेयर के प्राइस मनमाने हो जाते हैं और वहाँ पे जो है वैल्यू नहीं देखी जाती। दूसरी बात मैं बोलता हूँ रिप्लेसमेंट वैल्यू, इस तरीके के बिजनेस दोबारा नहीं खड़े हो सकते। अब दोबारा खड़े नहीं हो सकते, इतनी सारी छोटी जो कंपनीज हैं उन सबसे इनको जो है लिस्टिंग फीस मिलती है, यानी कि जो शेयर मार्केट में लिस्ट करा रखा है उसकी लिस्टिंग फीस खाते हैं, वो बैठे बैठाई कमाई। जैसे जैसे नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ेंगी वैसे वैसे अर्निंग भी बढ़ती नजर आएगी। अब देखिएगा डिविडेंड, आप डिविडेंड देख के खुश हो जाओगे। देखिएगा 2017 के अंदर डिविडेंड था 28 रुपीज़, 520 रुपये का शेयर, आज के हिसाब से बात करो। यहाँ देखिएगा 31 + 5 36 रुपीज़ डिविडेंड 2018 फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा मैं, अच्छा सॉरी 5 ये भी है, 41 रुपीज़ का डिविडेंड। 19 में डिविडेंड 25 रुपये का, और ये जो ईयर था क्योंकि इसमें स्लो डाउन था तो अल्टीमेटली यहाँ पे ट्रेड भी कम हो रहे थे तो भी प्रॉफिट कम भी आया, इनका CDSL में भी कम आया, तो 17 रुपये का फिर भी डिविडेंड थी। और यहाँ पे एक बायबैक भी हो गया था, ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारा पैसा बायबैक में जब चला जाता है तो कंपनियाँ डिविडेंड कम देती है। तो आप ये मान के चलिएगा 20 से 25 रुपये आपको डिविडेंड मिलना ही मिलना है। तो आज 520 रुपये के प्राइस के ऊपर आप मान के चलिएगा 4.5% का डिविडेंड यील्ड आपको आने ही आना है, यानी कि जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो आने ही आना है। दूसरी बात क्या है कि ये जो शेयर है हो सकता है यहाँ से 50 से 60 रुपये और नीचे डाउन साइड चला जाए, और बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो ये शेयर हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये चला जाए, 350 चला जाए, लेकिन वहाँ पे इतनी जो है बाइंग आ जाएगी कि आप सोच लें। मुझे हालांकि एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर आप इसके मार्च के भी लो देखेंगे तो देखिएगा इसने जो लो लगाए थे वो 275 के थे, जो लो लगाए थे वो 270, और वो तो इतनी पैनिक वाली सिचुएशन थी, आप समझ सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने सारे पैरामीटर्स के साथ जो है इसमें बात की। अब इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, ये है सबसे खास बात कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। तो देखिएगा इसमें जो इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो 2 तरीके से की जा सकती है। एक तो आप करंट प्राइस से ही शेयर्स को खरीद सकते हैं और हर महीने की एक डेट फिक्स कर लीजिए। जैसे मान लीजिएगा आज जो डेट है वो 30 है तो कल 31 हो जाएगी, तो हर महीने की 31 को
सुबह 10 बजे मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट के BSC के शेयर खरीदने हैं, तो आप इस तरीके से एक्यूमुलेट कर सकते हो। एक तो तरीका ये है, आप 2-3 साल तक इस शेयर्स को आप एक्यूमुलेट करते जाइए, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी जो है रिटर्न्स आपको देगा। और सेम अर्निंग्स भी आती रही जिस तरीके की अर्निंग्स हैं अभी, तब भी जो है इसमें एक अर्निंग ग्रोथ आपको नज़र आ जाएगी, क्योंकि जो नए एवेन्यूज़ हैं इनके पास, जो आपको गिफ्ट सिटी वाले जो जहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहाँ से हमें एक अच्छी रिटर्न्स की जो है उम्मीद है। और अगर एक्सचेंजेस को डायरेक्टली परमिट कर दिया गया ट्रेड करने के लिए, क्लाइंट के साथ डील करने के लिए, हालांकि अभी जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं उनसे तो ये डायरेक्टली डील करते हैं, और जैसे जैसे अगर इंस्टीट्यूशंस की जो है यहाँ पे जो है वॉल्यूम बढ़ता है, तो आप इसको जो है और भी आगे बढ़ते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे खास बात ये कि क्योंकि ये शेयर ने पीछे ग्रोथ नहीं की है, पिटी हुई वैल्यूशंस के ऊपर मिल रहा है। अब आप कहोगे सर दूसरी कंपनी से तो कंपेयर करो इसको, तो ये तो बात बिल्कुल सही आपने कहा कि दूसरी कंपनी के साथ जो है इसका कंपैरिजन जो है करना चाहिए। तो वो देखिएगा, वो कंपैरिजन भी हमें जो है करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ये देखिएगा, ये है दूसरी कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन। अब ये कंपैरिजन देखिएगा, यहाँ पे जो मार्जिन्स है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, ये मैंने 5 कंपनियाँ ली, BSC, CDSL, MCX, निप्पॉन लाइफ एसेट्स मैनेजर और HDFC। अब देखिएगा इन सब के अंदर मैं आपको ये 3 की बात करूँगा। देखिएगा BSC का रेवेन्यू, CDSL का रेवेन्यू और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का। तो MCX का और इसका रेवेन्यू सेम है, लेकिन MCX का मार्जिन 48.4 है, इसका 31.91 है। अब यहाँ पर जो इसकी PE रेशियो है वो 18.97 है, इसकी PE 33.94 है। अब आप सोचेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी तो सर इसकी 8 या 10, वो एक्चुअली ये विदाउट एडजस्टेड है, वो एडजस्टेड दी हुई थी। तो ये अगर आप इसको 8 देखेंगे तो ये इसके मुकाबले में 1/5 कीमत पर मिल रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर 1/5 कीमत पर मिल रहा है तो इसको अगर रिटर्न ऑन इक्विटी इफेक्टिवली बैलेंस शीट की वैल्यू पर निकलती है तो इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 40 आ गई, अगर इसके साथ कंपेयर करें MCX के साथ। और अगर CDSL के साथ भी अगर आप कंपेयर करो तो CDSL जो है, जो इसकी बच्चा कंपनी है, वो जो है ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको बात बताई भी थी पीछे भी वीडियोज़ के अंदर कि वहाँ पे जो रिटर्न्स हैं वो अलग तरीके से आती हैं। तो इनके बिजनेस के अंदर जो है CDSL का बिजनेस भी 20% इंक्लूड है एक तरीके से। तो यहाँ पर CDSL का मार्जिन जो है 42.29 है, इसलिए उसको जो PE रेशियो वो भी ज़्यादा मिल रही है। और प्राइस टू बुक में जो है CDSL आपको देखने महंगा मिलेगा। तो आपको देखिएगा इसका एक जो कम्बिनेशन है वो बढ़िया ये बनता है कि BSC प्लस CDSL दोनों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और ये जो भी इक्विटी आप रखें लॉन्ग टर्म में, मार्केट की वोलेटिलिटी से इसमें घबराने की ज़्यादा ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि अगर आप इसको SIP मोड में लेंगे, SIP मोड में लेंगे और अगले 2 साल तक आप एक्यूमुलेट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत अच्छी जो है वेल्थ क्रिएट आगे आने वाले 3 से 4 साल में करोगे। तो यहाँ पे जो है SIP मोड के अंदर जो है आप इसमें इन्वेस्टमेंट जो है कर सकते हैं बहुत अच्छे से। जो इक्विटी के रिस्क होते हैं वो तो देखिएगा यहाँ भी रहेंगे, लेकिन मुझे कुल मिला के पर्सनली ये ऐसा लगता है कि CDSL प्लस BSC, CDSL का शेयर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, BSC अभी चला भी नहीं है, तो BSC नहीं चला है ये पॉजिटिव है। CDSL चल चुका है, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि बाई चांस CDSL में थोड़ी करेक्शन हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अभी जिस तरीके का माहौल है उसमें मुझे लग नहीं रहा। तो सबसे अच्छा जो फॉर्मेट है वो है SIP मोड, यानी कि सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत जो है आप इसमें जो है निवेश कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी थी, आपको जो है इससे संबंधित जो भी सवाल होंगे वो मैं आगे जब भी वीडियोज़ होंगी उनके अंदर जो है डिस्कस करूँगा आपके साथ। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।